आज हम यूनिट 2 में जो व्यावसायिक संगठन के स्वरूप है उसी में कंपनी को जानेंगे। कंपनी क्या होता है? कंपनी भी एक स्वरूप है व्यवसाय करने का। कंपनी बच्चों वह होती है जिसमें अधिक से अधिक सदस्य भाग लेते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं और एक बड़े व्यवसाय को संचालित करते हैं, उसे कहते हैं कंपनी। इसमें कंपनी में बच्चों जो अंशधारी जो पूंजी लगाते हैं, अंश खरीदते हैं, उन्हें कहा जाता है अंशधारी। वही अंशधारी इस कंपनी के सदस्य होते हैं और अंशधारी द्वारा ही कुछ समिति बनाकर कुछ सदस्यों को चुनकर उस कंपनी के व्यवसाय को संचालित किया जाता है। बच्चों कंपनी जो होती है वह कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका वैधानिक अस्तित्व होता है। जो कंपनी होती है उसको एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। अधिनियम के अनुसार वह खुद एक व्यक्ति है। कंपनी जो होती है वह खुद एक व्यक्ति है, उसके सदस्य तो है ही, सदस्य अलग होते हैं, कंपनी अलग व्यक्ति के रूप में मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कंपनी का जो अस्तित्व होता है वह अलग होता है, वैधानिक होता है और उसके पास ये अधिकार होते हैं, कंपनी के पास स्वयं ये अधिकार होते हैं, वह किसी भी निर्णय पर अपना मत दे सकती है, अपना निर्णय ले सकती है। उसके पास ये अधिकार होते हैं कंपनी के पास। कंपनी को एक तरीके से एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है वैधानिक तौर पर। अब हम जानेंगे और कंपनी के पास अपनी खुद की एक सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा मतलब एक स्टैम्प, एक सील, जिसके अनुसार वह अपने निर्णयों पर सहमति देती है। मान लीजिए कोई निर्णय लिया गया, पेपर पर उस निर्णय को लिखे जाते हैं और कंपनी की मुद्रा या सील लगा दी जाती है, मतलब कंपनी उस कार्य को, उस निर्णय को करने के लिए सहमत हो जाती है। इस प्रकार ये होती है कंपनी। अब हम जानेंगे कंपनी के लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति का, सब मैंने पहले भी बताया, जो कंपनी होती है वह विधान द्वारा एक निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होती है। उस कंपनी को एक व्यक्ति माना जाता है और उसका अस्तित्व अलग होता है अपने सदस्यों से। दूसरा है सीमित दायित्व। बच्चों कंपनी में जो सदस्य होते हैं, जो अंशधारी होते हैं, उनका जो दायित्व होता है वह सीमित होता है। जो अंशधारी जितने अंश खरीदता है उतने ही अंशों तक उसका दायित्व होता है, यानी कि उतना ही वह देने के लिए योग्य होता है, बल्कि और अधिक देने के लिए उसको दायित्व नहीं दिया जाता। पृथक अस्तित्व। बच्चों कंपनी का और कंपनी के सदस्य यानी कि अंशधारियों का जो अस्तित्व होता है वह अलग अलग होता है। सबके अपने अपने दायित्व होते हैं, इसलिए ये सब अलग अलग माने जाते हैं। अगला है लास्ट स्थायी अस्तित्व। स्थायी अस्तित्व मतलब कंपनी जो होती है वह स्थायी है। क्यों? क्योंकि इसके किसी भी अंशधारी की मृत्यु हो जाने पर, दिवालिया हो जाने पर कंपनी पर कोई असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह हमेशा निरंतर चलती रहती है, इसलिए इसका जो स्थायित्व रहता है। अगला है प्रतिनिधित्व व्यवस्था। बच्चों कंपनी में बहुत सारे अंशधारी होते हैं, इसलिए ये संभव नहीं होता कि हर अंशधारी अपने प्रतिनिधि के रूप में कंपनी में कार्यरत हो, बल्कि इसमें कुछ सदस्यों को चुनकर कंपनी के व्यवसाय को संचालित किया जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक अंशों का हस्तांतरण। जी हाँ बच्चों, जो कंपनी में सदस्य होते हैं, जो अंशधारी होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं अपने अंशों को दूसरे व्यक्तियों को बेचने के लिए, हस्तांतरित करने के लिए। सार्वमुद्रा। कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है, एक स्टैम्प होता है, एक सील होती है, जिससे वह अपने अस्तित्व को दर्शाती है। लाभ के लिए ऐच्छिक संघ। जी हाँ, कंपनी का जो संघ होता है, जो संगठन बनाया जाता है, वह स्वेच्छा से निर्मित किया जाता है किसी लाभ को प्राप्त करने के लिए। कार्यक्षेत्र की निश्चित सीमाएं। जो कंपनी का व्यवसाय होता है, जो कार्य किया जाता है, उसकी सीमाएं पहले से ही निश्चित कर दी जाती हैं। अभियोग चलाने के लिए का अधिकार। कंपनी के पास, कंपनी के हर एक अंशधारी के पास ये अधिकार होता है कि वह किसी पर भी अभियोग चला सकता है, किसी पर भी वाद प्रस्तुत कर सकता है न्यायालय में जाकर। विधान द्वारा अंत। बच्चों जो कंपनी होती है वह, उसका अंत किसी अंशधारी की मृत्यु हो जाने से या चले जाने से या दिवालिया होने से नहीं होता, बल्कि विधान यानी कि न्यायालय द्वारा इसको अंत करने के लिए हमें अनुमति लेनी होती है। संपत्ति का स्वामित्व। कंपनी की जो संपत्ति होती है वो कंपनी के नाम पर खरीदी जाती है, इसलिए उसका स्वामी कंपनी होती है, ना कि कोई उसका अंशधारी या कोई उसका सदस्य उसका स्वामी नहीं हो सकता। अब हम जानेंगे आगे कंपनी का वर्गीकरण। जी हाँ बच्चों, कंपनी कई रूपों में वर्गीकृत है, कई रूपों में कंपनियां संचालित की जाती हैं, जैसे कि समावेलन की विधि के आधार पर कंपनी, दायित्व के आधार पर कंपनी, जनता की रुचि के आधार पर कंपनी, स्वामित्व के आधार पर कंपनी, राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनी और लाभार्जन के आधार पर कंपनी। ये कंपनी के प्रकार होते हैं। इनके अंतर्गत भी कई प्रकार की कंपनियां होती हैं, हम एक एक करके जानेंगे बच्चों। सबसे पहले हम जानेंगे
समावेलन की विधि के आधार पर कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं। बच्चे, समावेलन के आधार पर कंपनियों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है राज्य आज्ञा पत्र द्वारा कंपनी निर्मित कंपनी। राज्य आज्ञा पत्र, जैसे नाम से ही हम लोग जान रहे हैं, ये वह कंपनियां होती हैं जो किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्मित की जाती है और इसको निर्मित करने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आज्ञा लेनी होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमानित स्थापित की गई है। दूसरा, संसद के विषय अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी। जी हाँ बच्चों, यह कंपनी जो होती है वह संसद द्वारा कुछ अधिनियमों के अनुसार इस कंपनी को निर्मित किया जाता है और संसद में ही इसका फैसला लिया जाता है इसकी स्थापना करने के लिए। बच्चों, यह इस कंपनियों का सबसे अच्छा उदाहरण है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो संसद के द्वारा ही निर्मित की गई है और यह इसमें सरकारी हस्तक्षेप होता है, सरकार के सभी नियमों का पालन किया जाता है। अगला है कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनियां। यह कंपनियां, जो कंपनियां वैधानिक कंपनियां होती हैं, जिनको अभी हमने पढ़ा राज्य सरकार और संसद द्वारा, इन कंपनियों को छोड़कर बाकी सारी जो कंपनियां होती हैं वो कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनियां होती हैं। इस कंपनियों में जो कंपनी के नियम होते हैं, अधिनियम होते हैं, उन्हीं को ही लागू करके इनकी स्थापना की जाती है। दायित्व के आधार पर कंपनियां। जी हाँ बच्चों, दायित्व के आधार पर 2 कंपनियां होती हैं। एक होता है सीमित दायित्व वाली कंपनी और दूसरा होता है असीमित दायित्व वाली कंपनी। सीमित दायित्व वाली कंपनियां भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है अंशों द्वारा सीमित दायित्व और दूसरा होता है गारंटी द्वारा सीमित दायित्व। अंशों द्वारा सीमित दायित्व बच्चों, जैसे जो सदस्य जितने अंशों को खरीदता है और जितने अंशों का वह भुगतान करता है कंपनी में, उतने ही अंशों तक उसके दायित्व सीमित रहते हैं। बल्कि जो गारंटी वाला दायित्व वाली कंपनी होती है, उसमें जो सदस्य अंशों को खरीदते हैं वह ये गारंटी रहते हैं कि हम अंशों का हस्तांतरण करने के बाद भी उस कंपनी के दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य होंगे या हमारा अधिकार होगा। तो ये होता है गारंटी द्वारा अंशों का सीमित दायित्व वाली कंपनी। अगला है असीमित दायित्व वाली कंपनी। बच्चों, ऐसी कंपनियां बहुत कम होती हैं, लेकिन इनमें जो कंपनियां ऐसी होती भी हैं, उनमें जो अंशधारी होते हैं उनके दायित्व असीमित होते हैं। चाहे वह एक अंश खरीदे, लेकिन वह दायित्वों को तब तक पूरा करेगा जब तक कंपनी के सारे दायित्व पूर्ण ना हो जाए। तो उनके दायित्व असीमित होते हैं। आगे हम जानेंगे जनता की रुचि के आधार पर कंपनियां। जनता की रुचि के आधार पर भी बच्चों 2 प्रकार की कंपनियां होती हैं। एक होता है निजी कंपनी, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट कंपनी, और दूसरा होता है सार्वजनिक कंपनी, जिसे हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। निजी कंपनियां जो अंतर नियम के अधीन कुछ प्रतिबंध लगा देती हैं, उसे कहते हैं निजी कंपनियां। जैसे निजी कंपनियों के जो प्रतिबंध होते हैं, उसमें यह प्रतिबंध सबसे पहला होता है कि निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य और अधिक से अधिक 200 सदस्य ही हो सकते हैं। और दूसरा जो प्रतिबंध होता है वह निजी कंपनी के अंशधारी अपने अंशों को किसी और को बेच नहीं सकते, हस्तांतरित नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे प्रतिबंध वह अधिनियम के अंतर्गत लगा देते हैं, उसे कहते हैं निजी कंपनी। और जो सार्वजनिक कंपनी होती है, उसमें जो अधिनियम होते हैं, जो अंतर्गत नियम होते हैं, उनमें कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है सार्वजनिक कंपनी में बच्चों, वो कम से कम 7 और अधिक से अधिक जितनी कंपनी के अंशों की संख्या होती है उतने सदस्य उसमें हो सकते हैं। और सार्वजनिक कंपनी में बच्चों किसी जो अधिनियम होते हैं उसके अंतर्गत कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। जैसे सार्वजनिक कंपनी के जो सदस्य होते हैं वह अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं, और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वह कम से कम 7 और अधिक से अधिक जितनी अंश हैं उतनी सदस्य उसमें हो सकते हैं। तो ये था सार्वजनिक और निजी कंपनियां। अब हम जानेंगे स्वामित्व के आधार पर कंपनियां कौन कौन सी होती है। जो स्वामित्व के आधार पर कंपनियां होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक होती है सरकारी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी और एक व्यक्ति कंपनी। सरकारी कंपनी बच्चों वह होती है जिस कंपनी के अंशों में आधे से अधिक यानी कि 50 से ज़्यादा अंश सरकार खरीद लेती है, तो वह हो जाती है सरकारी कंपनी। उस कंपनी के अंतर्गत सरकार के सभी नियमों का पालन किया जाता है और उन कंपनियों का जो संचालन होता है सरकार द्वारा ही किया जाता है। दूसरा है सूत्रधार कंपनी। सूत्रधार कंपनी बच्चों वह होती है जब कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी के आधे से अधिक अंशों को खरीद लेती है, तो वह सूत्रधार कंपनी कहलाती है। जैसे मान लीजिए मेरी ही कंपनी है और मैंने मेरी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के अंशों को, आधे से ज़्यादा अंशों को खरीद लिया है, तो मेरी कंपनी सूत्रधार कंपनी हो जाएगी, यानी कि मैं उसके लिए अब उसके दायित्वों के लिए भी उत्तरदायी हो जाऊंगी। दूसरा होता है सहायक कंपनी। जैसे मैंने अभी बताया सूत्रधार कंपनी,
जिस कंपनी को मैंने खरीदा है, जिसके मैंने अधिक से अधिक अंश खरीदे हैं, वह कंपनी सहायक कंपनी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वह जो कंपनी है वह अब मेरे नियमों के अनुसार कार्य करेगी, इसलिए वह क्या हो जाएगी? सहायक कंपनी। अगला है एक व्यक्ति कंपनी। बच्चों, एक व्यक्ति कंपनी वैसे होती नहीं है, कोई एक व्यक्ति कंपनी स्थापित नहीं कर सकता, लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी स्थापित कर लेने के बाद धीरे धीरे अंशधारी अपने अंशों को बेचकर चले जाते हैं और कोई एक व्यक्ति यदि उन सारे अंशों को खरीद लेता है तो वही कंपनी एक व्यक्ति कंपनी कहलाने लगती है। अब हम जानेंगे राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनी। बच्चों, राष्ट्रीयता के आधार पर दो प्रकार की कंपनी होती है, एक होती है देशी कंपनी और दूसरा होता है विदेशी कंपनी। देशी कंपनी वह होती है जो भारत में ही स्थापित की जाती है, भारत में ही संचालित की जाती है, वह हो गई देशी कंपनियां। और विदेशी कंपनी बच्चों वह होती है जो भारत में स्थापित नहीं की जाती बल्कि भारत के बाहर किसी देश में स्थापित की जाती है, लेकिन उसका संचालन, उसका व्यापार भारत में किया जा रहा हो, तो वह हो जाता है विदेशी कंपनी। लाभार्जन के आधार पर कंपनियां। बच्चों, लाभार्जन के आधार पर दो प्रकार की कंपनियां होती हैं, एक होती है व्यापारिक कंपनी और दूसरा होता है गैर व्यापारिक कंपनी। व्यापारिक कंपनी वह कंपनियां होती हैं बच्चों जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं, जिसमें किसी वस्तु या किसी व्यापार को कर लाभ प्राप्त किया जाता है, किसी वस्तु का क्रय विक्रय कर उससे मूल्य प्राप्त किया जाता है, लाभ प्राप्त किया जाता है, वो होता है व्यापारिक कंपनियां। और दूसरी होती है गैर व्यापारिक कंपनियां जिसमें लाभ का उद्देश्य नहीं होता बल्कि सेवा भाव से कोई कंपनियां स्थापित की जाती हैं, वो होती हैं गैर व्यापारिक कंपनियां। बच्चों, ये तो हमने जाने सारे कंपनियों के स्वरूप, किस किस प्रकार से हम कंपनियों को स्थापित कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कंपनी और साझेदार में अंतर। कंपनी भी जान लिया हमने क्या होती है और साझेदारी भी जान लिया क्या होती है। अब इनमें अंतर जानेंगे बच्चों। सबसे पहला जो अंतर है वह है अधिनियम। बच्चों, जो कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम होता है, कंपनी का अधिनियम होता है, वह होता है 1956 अधिनियम लागू होता है, जबकि साझेदारी में जो अधिनियम लागू होता है बच्चों वह होता है अधिनियम 1932। अगला है पृथक अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व पृथक होता है, उसके सदस्यों का अस्तित्व भी पृथक होता है, लेकिन साझेदारी में जो अस्तित्व वह पृथक नहीं होते। साझेदारी और साझेदार सबके अस्तित्व एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। समामेलन व रजिस्ट्रेशन। बच्चों, कंपनी का समामेलन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है और साझेदारी का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन करवाना ऐच्छिक होता है, वह सदस्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। दायित्व। जो कंपनी होती है उसमें उसके दायित्व सीमित होते हैं, उसके अंशधारियों के दायित्व सीमित होते हैं, जितना अंशधारी अंश खरीदता है उतने ही उसको दायित्वों को पूर्ण करना होता है। जबकि साझेदारी में बच्चों साझेदारों के जो दायित्व होते हैं वह असीमित होते हैं, पूर्ण रूप से वह दायित्वों को पूरा कर ही अपनी साझेदारी को समाप्त करते हैं। सदस्यों की संख्या। कंपनी में सदस्यों की संख्या जो निजी कंपनियां होती हैं उसमें कम से कम 2 सदस्य और अधिक से अधिक 200 सदस्य होते हैं, और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य और अधिक से अधिक जितने अंश होते हैं उतने सदस्य हो सकते हैं। जबकि साझेदारी में जो सदस्य होते हैं वो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा सदस्य साझेदारी में नहीं हो सकते। तो बच्चों, ये था कंपनी और साझेदारी में अंतर। अब हम जानेंगे बच्चों निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। निजी कंपनी जिसे हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं और सार्वजनिक कंपनी जिसे हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। इसमें अंतर है, सबसे पहले सदस्यों की संख्या। बच्चों, निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक 200 सदस्य होते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक जितने अंश होते हैं उतने सदस्य हो सकते हैं। जनता को आमंत्रण। बच्चों, जो कंपनियां होती हैं वो अपने अंशों के लिए जनता को आमंत्रित करती हैं खरीदने के लिए। तो जो निजी कंपनी होती है उसमें जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता, बल्कि जो सदस्य उस कंपनी को स्थापित कर रहे होते हैं वही सदस्य उस अंशों को खरीदते हैं। बल्कि सार्वजनिक कंपनी जो स्थापित की जाती है उसमें सभी अंशों को बेचने के लिए या खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित किया जा सकता है। अगला है व्यापार का प्रारंभ। निजी कंपनी का जो व्यापार होता है वह पंजीयन के बाद, समामेलन के बाद प्रारंभ कर सकते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में समामेलन के बाद भी व्यापार शुरू करने के लिए एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है, उसके बाद ही हम व्यापार को शुरू कर सकते हैं। वैधानिक सभा। निजी कंपनी में वैधानिक सभा बुलाना अनिवार्य नहीं होता, जबकि सार्वजनिक कंपनी में वैधानिक सभाएं बुलाना अनिवार्य होता है। अगला है अंशों का हस्तांतरण। निजी कंपनी में बच्चों
जो अंशधारी होते हैं वह अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते, जबकि सार्वजनिक कंपनी में अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वह कभी भी अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। तो ये था निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। अब हम जानेंगे कंपनियों के लाभ। कंपनी स्थापित करने से क्या क्या लाभ होते हैं, कंपनी जो व्यवसाय हम कर रहे हैं कंपनी के रूप में वो क्या क्या लाभ हमें देता है। सबसे पहला दीर्घ जीवन। जी हाँ, कंपनी का जो जीवन होता है अन्य व्यवसाय स्वरूपों से अधिक होता है। कंपनी में किसी भी अंशधारी के आने जाने, मृत्यु हो जाने, दिवालिया हो जाने से इसका अंत नहीं होता, इसलिए इसका जीवन काल बहुत लंबा होता है। अगला सीमित दायित्व। जो कंपनी होती है उसमें अंशधारियों का और कंपनी का जो दायित्व होता है वह सीमित होता है। कुशल प्रबंधक। कंपनी का जो प्रबंध होता है वह कुशल होता है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी को संचालित करने के लिए जो मंडल बनाया जाता है, जो ग्रुप बनाया जाता है, वह पहले से ही उसकी योग्यता के आधार पर स्थापित करके सोच समझकर उस मंडल को बनाया जाता है, इसलिए जो इसका प्रबंध होता है वह कुशल होता है। अगला है अंश हस्तांतरण की सुविधा। जी हाँ बच्चों, कंपनी में जो अंशों को अंशधारी खरीदते हैं उनके पास ये सुविधा होती है कि समय आने पर या किसी प्रकार की दिक्कत आने पर वह अपने अंशों को हस्तांतरित कर सकते हैं किसी और के पास, या फिर वह अपने अंशों से सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। अगला है पूंजी प्राप्ति की सुविधा। बच्चों, कंपनी बड़े रूप में व्यापार संचालित करती है, इसलिए उसमें पूंजी भी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए उसमें अंशों की संख्या ज़्यादा हो सकती है और अधिक से अधिक अंशधारियाँ उसमें आकर पूंजी लगा सकते हैं, जिससे हमें बहुत अधिक मात्रा में पूंजी इकट्ठा करने में सुविधा होती है। कंपनी के दोष। कंपनी में हम स्थापित करते हैं तो उसमें कई सारे दोष भी पाए जाते हैं, जिससे सबसे पहले अंशधारियों का शोषण। माना जाता है कि जो संचालन मंडल हम स्थापित करते हैं उन्हीं के द्वारा अंशधारियों का शोषण किया जाता है। अंशधारी जो पूंजी लगाते हैं उन्हें उनका पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। अगला है स्थापना में कठिनाई। मैंने पहले भी बताया जो कंपनी होती है वो बड़े रूप में स्थापित की जाती है, उसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, उसका व्यवसाय बड़ा होता है, इसलिए उसको स्थापित करने में बहुत समय और बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। अगला है गोपनीयता का अभाव। कंपनी में बहुत अधिक मात्रा में सदस्य होते हैं और सारे अंशधारियों को कंपनी की हर एक सिचुएशन बताना आवश्यक होता है। सारी जो परिस्थितियां होती हैं उन अंशधारियों को बताना पड़ती हैं, इसलिए जो कंपनी होती है उसमें गोपनीयता नहीं रख सकते, सीक्रेट्स नहीं रख सकते। लोच का अभाव। कंपनी में बच्चों जो नियम बना दिए जाते हैं उनको परिवर्तन करना आसान नहीं होता, बहुत सारी वैधानिकताओं को पूरा करके ही हम उन नियमों को परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए उसका अभाव पाया जाता है। सरकारी नियंत्रण। कंपनी में कई सारे कामों में सरकारी हस्तक्षेप होते हैं, जैसे स्थापित करने में, समामेलन करने में, उसको संचालित करने में सही कई तरीके से सरकारी नीतियों को पूर्ण करना होता है। तो ये थे कंपनियों के दोष। अब हम जानेंगे व्यवसायिक उपक्रम के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। जिस व्यवसाय को हम चुनाव कर रहे हैं, जैसे मैंने व्यवसाय के स्वरूप आपको मेन बताया, एकांकी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी और कंपनी, इन चारों में से हम किस व्यवसाय को चुने उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उनको जानेंगे। सबसे पहले व्यवसायिक उपक्रम की प्रकृति। जी हाँ बच्चों, जिस व्यवसाय को आप करने जा रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, क्या वह छोटा है या बड़ा है। अगर आपका छोटा व्यवसाय है तो आप एकांकी व्यवसाय को चुन सकते हैं, और अगर आप बड़ा व्यवसाय करना चाहते हैं, उसकी प्रकृति बड़ी है, तो आप कंपनी स्थापित कर सकते हैं। दूसरा है सुगम स्थापना। आप जिस व्यवसाय को चालू करना चाह रहे हैं, क्या उसकी स्थापना सुगम है, आसानी से कर सकते हो आप उसकी स्थापना, तो वह होता है एकांकी व्यवसाय। और अगर कठिन है उसकी स्थापना करना तो साझेदारी या फिर कंपनी के रूप में आप उसको स्थापित कर सकते हैं। पूंजी की मात्रा। अगर आपके पास पूंजी कम मात्रा में है तो आप एकांकी व्यापार कर सकते हैं, अगर आपके पास पूंजी अधिक मात्रा में है तो आप साझेदारी या कंपनी जैसे व्यवसाय को चुन सकते हैं। जोखिम या उत्तरदायित्व। बच्चों, जोखिम हर व्यवसाय में होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर आप कम जोखिम वहन करना चाहते हैं, कम उत्तरदायित्व निभाना चाहते हैं, तो आप छोटे व्यवसाय जैसे एकांकी या साझेदारी को चला सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा जोखिम वहन करने के लायक ही योग्य हैं तो आप बड़े रूप में, कंपनी के रूप में उस व्यवसाय को संचालित कर सकते हैं।
अगला है सरकारी नीतियाँ। बच्चों कुछ व्यवसाय होते हैं जिनमें सरकारी नीतियाँ लागू नहीं होती और कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें सरकारी नीतियाँ लागू होती हैं, पूर्ण रूप से हस्तक्षेप करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नीतियाँ आपके व्यवसाय में हो तो आप बड़े पैमाने पर व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे साझेदारी या फिर कंपनी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नीतियाँ किसी भी तरीके से मेरे व्यवसाय में ना हो, जो बदलती रहती है हर समय पर, तो आप एकाकी व्यापार को चुन सकते हैं। अगला है उत्पत्ति का पैमाना। आपको अपने व्यवसाय की उत्पत्ति का पैमाना भी देखना होगा कि बड़े पैमाने पर अगर उत्पत्ति कर रहे हैं तो आपको बड़े रूप में व्यवसाय स्थापित करना होगा। व्यवसाय में स्थायित्व। आप अगर कोई ऐसा व्यवसाय चलाना चाहते हैं जिसको आप लंबे समय तक चला रहे हैं तो फिर आप कंपनी के रूप में व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। लेकिन आपका व्यवसाय ऐसा है कि कुछ समय बाद आपको उसे बंद करना है तो आप एकांकी व्यापार को चुन सकते हैं। निरंतरता। बच्चों व्यापार ऐसा होता है जिसको निरंतर चलाना है तो वह होती है कंपनी, क्योंकि कंपनी में भी किसी भी अंशधारी के आने जाने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अगर आपके निरंतरता का गुण है आपके व्यवसाय में तो आप कंपनी को चूज कर सकते हैं। प्रबंधकीय योग्यता। बच्चों अपने व्यवसाय के आधार पर ही हमें प्रबंधकीय योग्यता का निर्धारण करना होता है। आपके अंदर अपने व्यवसाय को मैनेज करने की कितनी योग्यता है। अगर आप बहुत अच्छे योग्य व्यक्ति हैं तो आप अच्छे बड़े व्यापार को स्थापित कर सकते हैं। तो ये थे कुछ तत्व जिनको ध्यान रखना होता है जब हम व्यवसाय को स्थापित कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे व्यवसाय की स्थापना में ध्यान रखने योग्य बातें। जब आप व्यवसाय को स्थापित, आपने अपने व्यवसाय को चयन कर लिया, अब आप अपने व्यवसाय को स्थापित कर रहे हैं तो उसमें किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है कच्ची सामग्री। जिस व्यवसाय को आप कर रहे हैं उसकी कच्ची सामग्री क्या है, वह कहाँ से प्राप्त होगी, किस रूप में प्राप्त होगी। जहाँ पर आप व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं क्या आसपास से आपको कच्ची सामग्री मिल जाएगी। तो इन सारी बातों का विचार हमें पहले कर लेना चाहिए। दूसरा है व्यवसायिक अवसर। जिस व्यवसाय को आप स्थापित करने जा रहे हैं उसका भविष्य क्या है, आगे चलकर क्या वह व्यवसाय अच्छा होगा, फल फूलेगा या नहीं फल फूलेगा, इस बात का भी विचार आप पहले से करें। बाजार से निकटता। आप जिस व्यवसाय को स्थापित कर रहे हैं क्या उसके लिए व्यवसाय बाजार अनिवार्य है, उसकी मांग, उस वस्तु की मांग जिसका व्यवसाय आप कर रहे हैं बाजार से पता करना अनिवार्य है। तो आपको अपने व्यवसाय को बाजार के आसपास ही स्थापित करना चाहिए। मानव शक्ति। आपके हर व्यापार में मानव शक्ति अहम होती है। चाहे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी मशीनों का प्रयोग कर लें लेकिन वहाँ पर उन मशीनों को चलाने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है। तो आप अपने व्यवसाय की स्थापना ऐसे स्थान पर करें जहाँ पर हर प्रकार की मानव शक्ति में श्रम, मजदूर, श्रमिक, इन सब की जरूरत होती है तो वह आसानी से आपको मिल सके। अगला है परिवहन सुविधा। बच्चों हमारे व्यापार में हमें परिवहन की अत्यंत आवश्यकता होती है, चाहे फिर कच्चा माल लाने के लिए हो या उत्पादित मालों को बाहर तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो आप अपने व्यवसाय के अनुसार जिस परिवहन सुविधा को प्रयोग में ला रहे हैं उसकी सुविधाएं देख लें कि आसपास आपको क्या उसकी पूर्ण सुविधा प्राप्त हो रही है या नहीं, इस बात पर भी विचार करें। अगला है वित्तीय घटक। आपके व्यवसाय को शुरू करने पर तो आपके पास पूंजी होती है लेकिन संचालन करने पर आपको बहुत से स्टेज पर वित्तीय आवश्यकता पड़ती है। तो आप ऐसे व्यवसाय का चयन करें जहां पर आपको आसानी से वित्तीय यानी कि धन की प्राप्ति हो सके। बीमा एवं भंडारण की सुविधा। बच्चों आपके व्यवसाय में जो बीमा है वो किस तरीके का है इस बात पर विचार कर लें और क्या आपका व्यवसाय भंडारण की आवश्यकता है आपके व्यवसाय में, तो क्या वह आसपास स्थित है या नहीं, उस बात का भी विचार करना अनिवार्य होता है। तो ये थी आपकी सेकेंड यूनिट जो यहाँ पर समाप्त होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।